जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे श्रीकांत मूवी को। यानी कि शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है, जहां 13 जुलाई 1991 को मछलीपट्टनम में एक लड़के का जन्म होता है जो श्रीकांत बोला होते हैं। परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि बेटे का जन्म हुआ है। पिता अपने बेटे का नाम फेमस क्रिकेटर श्रीकांत पर रख देते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। श्रीकांत के पिता बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी तब दुख में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि बेटा जन्मजात दृष्टिहीन है। इसके बाद श्रीकांत की फैमिली भी उन परिवारों की तरह सोचने लगता है कि इस बच्चे को मार देना चाहिए क्योंकि उनकी जिंदगी बेकार है। अगर इसे आज नहीं मारा गया तो आगे चलकर ये रोज मरेगा। अगर उस दिन वो बच्चा दफन हो जाता तो उसके साथ कई सपने और प्रेरणा भी दफन हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। कहानी आगे बढ़ती है और काफी संघर्ष आते हैं क्योंकि श्रीकांत ने सोच लिया था कि वो दृष्टिहीन होने के नाते कठिनाइयों से भाग नहीं सकता बल्कि सिर्फ लड़ सकता है। दृष्टिहीन होने के बावजूद श्रीकांत जो है वो अपनी क्लास में टॉपर हुआ करता था। जो बच्चे क्लास में बैठकर कुछ भी नहीं सीख पाते थे, श्रीकांत बिना आंखों के उन्हें सीख रहा था। लेकिन गाँव में इतना बड़ा स्कूल और इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है कि श्रीकांत को आगे पढ़ाया जा सके। इसलिए आचार्य के कहने पर श्रीकांत के पिता जो है वो उसे शहर ले जाते हैं, यहाँ पर कि वो श्रीकांत का एक ब्लाइंड स्कूल में दाखिला करवाते हैं, जहाँ पर कि सब कुछ दृष्टिहीन बच्चों के लिए फ्री होता है। इस स्कूल में सारे बच्चे जो हैं वो दृष्टिहीन होते हैं और इसी स्कूल में श्रीकांत की मुलाकात होती है देविका मैडम से। होने को तो वो सिर्फ उसकी टीचर थी, लेकिन श्रीकांत के लिए वो यशोदा माँ की तरह थी। देविका मैडम ने यहाँ पर श्रीकांत को वो सब कुछ सिखाया जो कि वो सीखना चाहता था। श्रीकांत उन सारे दृष्टिहीन बच्चों से अलग था, उन सभी से वो कहीं ज्यादा आगे था। उसे शतरंज खेलना आता था और वो लोगों को आसानी से हरा भी दिया करता था और वो बड़ी बड़ी मशीनों को आसानी से ठीक भी कर लेता था। देविका मैडम के सपोर्ट से श्रीकांत जो है वो हर एक चीज में निपुण हो गया था और स्कूल में हर बार फर्स्ट आया करता था। लेकिन एक दिन स्कूल के ट्रस्टी के लोग जब स्कूल में आते हैं तो श्रीकांत मतलब कि हेड बॉय अपनी स्पीच के द्वारा उन सभी स्कूल वालों का भांडा फोड़ देता है और सभी को बता देता है कि ये लोग हमारा ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं। किचन से हमेशा चिकन की खुशबू आती है, लेकिन हमें तो कुछ और ही खिलाया जाता है। पर अब क्योंकि श्रीकांत ने स्कूल वालों का भांडा फोड़ दिया था, इसलिए वो लोग श्रीकांत को धक्के मार कर अपने स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। श्रीकांत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है और इस बात से देविका मैडम जो है वो पूरी तरह से अनजान है। यहाँ पर श्रीकांत जो है वो शहर में दर बदर भटक रहा था। भरे ट्रैफिक में वो बस इधर उधर घूम रहा था। कोई उसे भीख देकर जा रहा था, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन तभी देविका मैडम जो है वो श्रीकांत को ढूंढते ढूंढते आ जाती है और वो उनसे कहता है कि उसे भिखारी नहीं बनना है, उसे आगे बढ़ना है। तब जाकर देविका मैडम जो है वो श्रीकांत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाम कर लेती है और फिर वो श्रीकांत से कहती है कि स्कूल वाले तुम्हें वापस ले या फिर ना ले, लेकिन मैं तुम्हें आगे जरूर पढ़ाऊंगी। तो देविका मैडम जो है वो एक टेप रिकॉर्डर में श्रीकांत के लिए बहुत सारा सिलेबस जो है वो रिकॉर्ड कर देती है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री की सारी चीजें वो उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर देती है और श्रीकांत उन्हें आसानी से सुनकर याद कर लेता है और अपनी आगे की पढ़ाई इसी तरह से जारी रखता है। एग्जाम का टाइम आता है और देविका मैडम ने श्रीकांत की बहुत ही अच्छी तैयारी कराई थी। श्रीकांत के एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जाते हैं और जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि श्रीकांत ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। उसके 96% आए थे और अब आगे के लिए श्रीकांत जो है वो साइंस लेकर पढ़ना चाहता था, लेकिन स्कूल वाले तो उसे साइंस सब्जेक्ट दे ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ उसे आर्ट्स दे रहे थे। लेकिन श्रीकांत कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ना है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए वो लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस करते हैं। शायद स्कूल वालों को ऐसा लगा था कि दृष्टिहीन होने की वजह से शायद श्रीकांत जो है वो साइंस नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो हार्ड होती है। इसलिए श्रीकांत ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस कर दिया था और यहाँ पर प्रिंसिपल को भी बुलाया गया था। वो 11th की साइंस की बुक को दिखाते हुए कहते हैं कि क्या श्रीकांत इसे पढ़ पाएगा, क्योंकि अगर वो इसे पढ़ नहीं पाएगा तो वो इसके सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर पाएगा। तो श्रीकांत अपनी ब्रेल वाली बुक निकालता है। ब्रेल दरअसल में नेत्रहीन बच्चों का पढ़ने का माध्यम होता है जिसे कि वो छू छू कर पढ़ते हैं। तो श्रीकांत प्रिंसिपल को ये बुक देता है और कहता है कि क्या आप इसे पढ़ पाएंगे। तो प्रिंसिपल का जवाब ना आता है। श्रीकांत कहता है कि इस कोर्ट रूम में बैठा कोई भी इंसान ब्रेल नहीं पढ़ सकता है और वो कहता है कि सोचो अगर एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया होता तो तुम्हारे लिए इन बुक को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। तो श्रीकांत ये केस जीत जाता है और उसे आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन भी दे दिया जाता है, जहाँ पर कि श्रीकांत खूब मेहनत करता है और आगे की पढ़ाई जारी रखता है। और वहाँ भी उसने चमत्कार करने शुरू कर दिए थे क्योंकि वो सभी से आगे था। आगे ना होने के बावजूद श्रीकांत उन सभी चीजों को इतने आसानी से पढ़ पा रहा था, ये चमत्कार से कम नहीं है। उसने फिर से टॉप किया था और परसेंटेज इतने अच्छे थे कि श्रीकांत का IIT में आराम से सिलेक्शन हो जाता। लेकिन फिर वही एजुकेशन सिस्टम की IIT में दृष्टिहीन लोगों के लिए कोई भी सीट नहीं है। लेकिन इस बार श्रीकांत एजुकेशन सिस्टम पर केस नहीं करता है
क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि उसे बस पढ़ना है और उसकी लड़ाई कानून से नहीं है। इसलिए वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रखता है और साथ ही वो क्रिकेट भी खेलना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि सारे दृष्टिहीन लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ भी श्रीकांत जो है वो उन सभी से सबसे आगे था। और फिर एक इनोवेशन में हम सर APJ अब्दुल कलाम को देख पाते हैं, जहाँ पर कि वो सभी से पूछ रहे थे कि वो क्या बनना चाहते हैं। जब श्रीकांत की बारी आती है तो वो उनसे कहता है कि वो देश का पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता है। ये सुनने के बाद कलाम सर ने श्रीकांत से नाम पूछा। श्रीकांत ने अपना नाम बताया और यहाँ पर कलाम सर ने शायद श्रीकांत को भाप लिया था कि श्रीकांत कुछ न कुछ बड़ा करने वाला है। तो अब कुछ दिनों के बाद ब्लाइंड क्रिकेट में श्रीकांत का नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था। लेकिन साथ ही यहाँ पर दीपिका मैडम श्रीकांत को बताती है कि हम उसके आगे की पढ़ाई के लिए MIT में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे क्रिकेट छोड़ना होगा। जिस पर कि श्रीकांत कहता है कि मेरे लिए पहले पढ़ाई जरूरी है। तो श्रीकांत का अमेरिका की 4 MIT की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें श्रीकांत जो है वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता है। तो श्रीकांत जो है वो USA के लिए निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर श्रीकांत जो है वो हैदराबाद एयरपोर्ट पर अकेला था, इसलिए उसे अकेला ट्रेवल नहीं करने दिया जाता है। उसे बोल दिया जाता है कि अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। तो श्रीकांत दुखी होकर यहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन तभी फिर से वो चेयरमैन से बात करता है और उन्हें बताता है कि उसे सब कुछ आता है और वो प्लेन के सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, जिस वजह से श्रीकांत को यहाँ पर सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसे यहाँ से USA के लिए फ्लाइट दे दी जाती है और उसे फाइनली एडमिशन भी मिल चुका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद श्रीकांत के कुछ दोस्त बने और यहाँ पर श्रीकांत ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हमेशा की तरह श्रीकांत यहाँ भी टॉपर था और यहाँ पहुँचने के बाद उसने कई सारी चीजें सीखी। लोगों ने उसे अपनों से अलग नहीं रखा था। श्रीकांत ने यहाँ पर बेसबॉल का एक रिकॉर्ड बनाया था। उसने इतनी जोर से बेसबॉल की बॉल को हिट किया था कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। उसकी मैगजीन छपने लगी थी, वो बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगा था। और इन सारी चीजों को देखकर हैदराबाद में रहने वाली स्वाति नाम की लड़की जो है वो श्रीकांत से इम्प्रेस होकर कुछ महीनों के बाद वो भी अमेरिका आ जाती है और यहाँ पर दोनों की बातें शुरू हो चुकी थी। स्वाति श्रीकांत को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि स्वाति की नजरों से श्रीकांत बहुत ज्यादा अलग था। लेकिन स्वाति ने श्रीकांत को कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि उसके पास आंखें नहीं हैं। अब श्रीकांत का MIT पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और अब वो इंडिया वापस नहीं जाना चाहता है। वो USA में रहकर ही जॉब करना चाहता है। देविका टीचर का जब कॉल आता है तो वो उन्हें यही बात समझाता है कि वो यहीं पर रहकर जॉब करेगा, क्योंकि इंडिया को मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन देविका मैडम उससे कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन यहाँ पर स्वाति जो है वो श्रीकांत को समझाती है कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं जो कि इंडिया में तुम्हारी तरह ही हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो कि उन्हें आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इंडिया में ब्लाइंड लोगों की संख्या 2% है और उन 2% का फ्यूचर जो है वो तुम पर डिपेंड करता है। ये बातें सुनने के बाद श्रीकांत जो है वो तुरंत ही इंडिया के लिए निकल पड़ता है और स्वाति ने जो बातें श्रीकांत से कही थी वो सारी बातें जो है वो अपनी मैडम देविका टीचर को समझाता है और कहता है कि हम ब्लाइंड लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। जिस पर कि देविका मैडम कहती है कि हम उन्हें कंप्यूटर सिखा सकते हैं ताकि वो किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सके। तो इसी प्लान के तहत जो है वो इस प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं और एक कंप्यूटर सेंटर खोल लेते हैं। यहाँ पर वो काफी सारे ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर सिखा तो देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर भी उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं मिल रही थी, जिस वजह से अब वो अपना कंप्यूटर सेंटर जो है वो बंद कर देते हैं। तब श्रीकांत देविका मैडम से कहता है कि अगर कोई भी इन्हें जॉब नहीं दे रहा है तो इन सभी को जॉब हम देंगे। और वो देविका मैडम को पैकेजिंग पेपर के बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन इसके लिए उन्हें फैक्ट्री चाहिए और ढेर सारा इन्वेस्टमेंट और उन्हें चाहिए था एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर। इसलिए श्रीकांत जो है वो इस सारे बिजनेस के बारे में कलाम सर से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि कलाम सर श्रीकांत से कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है। और कलाम सर श्रीकांत के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो श्रीकांत को 25 लाख का चेक देते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की जरूरत थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हर एक जगह से उन्हें सिर्फ ना ही मिल रही थी। लेकिन आगे जाने के बाद श्रीकांत जो है वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रवि से मिलता है। रवि भी जाना माना इन्वेस्टर है और वो कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता है। यहाँ पर श्रीकांत जो है वो रवि को पैकेजिंग पेपर के बिजनेस के बारे में बताता है और साथ में उसे ये भी बताता है कि 25 लाख रुपए कलाम सर ने ऑलरेडी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर श्रीकांत और रवि मिलकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खरीद कर बोलांट इंडस्ट्री शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो रिसाइकलिंग पेपर को पैकेजिंग पेपर के रूप में बदलते हैं और इस फैक्ट्री में सारे ब्लाइंड लोग काम करते हैं ताकि उन सभी को जॉब मिलती है और 8,000 रुपए महीना मिला करता है। और श्रीकांत भी इसमें वर्कर के रूप में काम करता है और उसे भी 8,000 रुपए ही मिला करते हैं। श्रीकांत की बोलांट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। हर महीने हर साल श्रीकांत और उसके लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था। बोलांट धीरे धीरे फेमस होने लगी थी और कहीं ना कहीं इन सब का क्रेडिट जो है वो रवि को मिल रहा था।
और शायद ये सारी चीजें श्रीकांत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और श्रीकांत को अपने बिजनेस आइडिया के लिए अवार्ड भी चाहिए था, जो कि उसने सपना देख लिया था। लेकिन रवि का मानना था कि शायद ये हमें ना मिले, लेकिन श्रीकांत कहता है कि उसे अवार्ड मिलेगा और वो ये कर रहेगा। इसलिए श्रीकांत जो है वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। तो श्रीकांत और रवि जो है वो एक और फैक्ट्री खरीद लेते हैं जिसका मूल्य 6 करोड़ था और वो फैक्ट्री के मालिक को 6 महीने के अंदर पैसे चुकाने की बात करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे श्रीकांत के तेवर बदलने लगे थे और वो ना तो देविका मैडम से ठीक से बात करता है और ना ही रवि से, जबकि रवि उसका बहुत ही खास दोस्त है। श्रीकांत को सिर्फ अब अवार्ड चाहिए है और बड़ा आदमी बनना है, इसलिए वो अब किसी भी रास्ते में जा सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे किसी का सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में उतर आता है, जहाँ पर कि एक एमएलए जो है वो श्रीकांत को टिकट देना चाहती थी। देविका मैडम श्रीकांत को समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रीकांत उनसे कहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये उसे बहुत अच्छे से मालूम है। इतना बोलने के बाद श्रीकांत यहाँ से चला जाता है। जब वो उस एमएलए के पास पहुँचता है तो उसे मालूम चलता है कि ये लोग तो श्रीकांत की अंधेपन की सिंपैथी को लेकर जीतना चाहते हैं और यहाँ पर श्रीकांत की बहुत ज्यादा बेइज्जती भी की जाती है, जो देखकर श्रीकांत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपने दोस्तों और देविका मैडम के सामने वो कोई अंधा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो साबित हो गया कि वो एक अंधा है। ये सब हो जाने के बाद श्रीकांत देविका मैडम के पास जाता है और उनके सामने बहुत रोता है। वो उनसे माफी मांगता है, जबकि श्रीकांत के मुंह से कभी भी सॉरी नहीं निकला है। लेकिन देविका मैडम तो यशोदा है, इसलिए वो श्रीकांत को माफ कर देती है। जिसके बाद श्रीकांत जो है वो रवि के पास जाता है और उससे भी सॉरी कहता है और कहता है कि हमने जिस इंसान से 6 करोड़ रुपए लिए हैं हम उसे वो भी लौटा देंगे। अब सब सही होने लगता है और फिर आखिर में श्रीकांत को स्पेशल कैटेगरी में बिजनेस ऑफ द मैन के रूप में अवार्ड दिया जा रहा था। श्रीकांत यहाँ पर सॉलिड सी स्पीच देता है और कहता है कि हम अंधे जरूर हैं, लेकिन हमें बेचारा और लाचार ना माना जाए। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। आज जो उसे बिजनेस ऑफ द मैन के रूप में स्पेशल कैटेगरी के रूप में अवार्ड दिया जा रहा है, आज वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आपको लगे कि वो एक नॉर्मल कैटेगरी का दावेदार है, तब आप उसे ये अवार्ड दे सकते हैं, तब वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। तो श्रीकांत की सॉलिड सी स्पीच सुनने के बाद सभी लोग श्रीकांत से इम्प्रेस हो चुके थे और सभी ने श्रीकांत को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और इसी के साथ ये फिल्म दी एंड होती है। Yeah.